नारी तो नारायणी यह विषय हमारे समाज में देखा समझा सुना जाता है और इसको इम्प्लीमेंट भी यथार्थ क्रियान्वित भी किया जाता है। नारी तो नारायणी अर्थात महिला का अगर विकास हो जाएगा तो परिवार का विकास होगा, परिवार के साथ समाज का विकास होगा, फिर राष्ट्र अपने आप में सशक्त होकर बाहर निकलता है। अगर नारी तो नारायणी का हमको वास्तव में विकास करना है तो उसी सीरीज में आज हम स्टडी करने वाले हैं महिला आयोग को। यह महिला आयोग हमको राष्ट्रीय स्तर पर मिलते हैं और राज्य स्तर पर मिलते हैं। और नमस्कार, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं चैनल के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग यूपी पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इसी यूपी पॉलिटी की सीरीज में हम लोग स्टडी करने वाले हैं राज्य महिला आयोग को। जब राज्य महिला आयोग को स्टार्ट करेंगे तो फिर से एक बार उसी पॉलिटिकल मैप के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिस यूपी के पॉलिटिकल मैप का हम लोग कई बार रिवीजन बार बार उसको देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और आज यूपी पॉलिटिकल लास्ट लेक्चर है, इसलिए एक बार इसको थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन और कर लेते हैं। तो हमको पता लगा कि यूपी के पास अपना एक इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसमें हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ मैच करते हैं। फिर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाते हैं तो हमारे पास में बिहार है, जिसके साथ हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। फिर हमारे पास एक डिस्ट्रिक्ट आता है सोनभद्र, और ये हमारे पास बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर शेयर करता है। फिर इसके बाद हमारे पास आता है मध्य प्रदेश की सीमा, जिसके साथ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट हमारे साथ शेयर करते हैं। फिर आएगा राजस्थान, राजस्थान के साथ हमारे केवल 2 डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है हमारे पास दिल्ली, दिल्ली के साथ हमारे पास 2 डिस्ट्रिक्ट है। हरियाणा के साथ हमारे टोटल 6 डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के साथ हमारे केवल एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर करता है, जिसका नाम है सहारनपुर। अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करेंगे तो टोटल जो डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे वो आ जाएंगे हमारे पास 8। उत्तराखंड के पास हमारे पास टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है। और इस प्रकार से एक इंटरनेशनल बॉर्डर और 8 राज्यों की सीमा के साथ यूपी अपना पॉलिटिकल मैप को सजीव स्थिति में लेकर आता है, मानचित्रावली पर लेकर आता है। यूपी के फिजिकल डिवीजन में हमको पता था, ऊपर हमारे पास शिवालिक का और गिरिपथ पर्वतीय क्षेत्र और तराई का क्षेत्र हमको मिलता है। मध्य में हमारे पास मैदान क्षेत्र मिलेगा और दक्षिण की तरफ हमारे पास पठारी भूमि का एक संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र मिलेगा। और यूपी के 2 डिस्ट्रिक्ट सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें एक हमारे पास आता है लखनऊ, दूसरा हमारे पास आता है प्रयागराज। लखनऊ जहां बिल्कुल गंगा के मैदान में स्थित है, वहीं प्रयागराज की 2 तहसील हमारे पास मध्य प्रदेश की पठारी क्षेत्र भूमि के संकीर्ण भूमि पट्टी क्षेत्र पर स्थित है। वह 2 तहसील कौन सी है, यह तहसील आपके आज के इस लेक्चर का होमवर्क होने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं अपना राज्य महिला आयोग। तो जब राज्य महिला आयोग स्टार्ट करेंगे तो उसको प्रारंभ करने से पहले हम इस स्थिति को स्पष्ट कर लें कि जो हमारा राज्य महिला आयोग है, ये संवैधानिक इकाई नहीं है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है। अर्थात ये कि संविधिक संस्था है, इसको बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। तो क्या बोलते हैं इसको? स्टैट्यूटरी बॉडी। अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होते हैं तो इसको समझ लीजिए। पहले देखते हैं ये क्या है। तो ये है स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कैसे होते हैं? ऐसी बॉडी जिसको बनाया विधायिका के द्वारा जाता है, लेकिन इसका संविधान में हमको प्रावधान नहीं देखने को मिलता है। संविधान इंप्लीमेंट होने के बाद में इस बॉडी को सृजित करा गया है, लेकिन संविधान में इसके प्रावधान को नहीं रखा गया है। तो ऐसा निकाय हमको पास कहलाता है संविधिक स्टैट्यूटरी बॉडी, अर्थात जिसका फॉर्मेशन, जिसका बनना राज्य विधायिका या विधायिका के विधि सम्मत प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जिसमें एक नई विधि निकल के आती है। उस विधि का नाम हमारे पास पड़ जाता है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004। तो अर्थात राज्य महिला आयोग अधिनियम या राज्य महिला आयोग उत्तर प्रदेश में कब अस्तित्व में आता है? तो 2004 में अस्तित्व में आता है। और इसको संशोधित करा गया है वर्ष 2013 में। इसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा होगी। ये पहला ऐसा निकाय आता है जिसमें नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा नहीं करवाई जा रही है। तो यहाँ पे जो भी नियुक्ति करवाई जाएंगी या महिला आयोग के जो भी अस्तित्व में आता है वह राज्य सरकार के माध्यम से यहाँ पे आता है। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 संशोधित हुआ 2003 में, और इस प्रकार से ये बनता है स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको बोलते हैं संवैधिक निकाय। अर्थात इसके लिए पहले राज्य विधायिका में एक प्रस्ताव आया, प्रस्ताव के माध्यम से एक अधिनियम पारित हुआ, लेकिन संविधान में इसको लेकर कोई प्रावधान नहीं करा गया। तो ऐसी बॉडीज कहलाती है हमारे पास स्टैट्यूटरी बॉडी। स्थापना हुई है 26 अप्रैल 2013 को उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम के माध्यम से 2004, और संशोधन करके राज्य महिला आयोग की विधिवत स्थापना करी गई है 26 अप्रैल 2013 को। नियुक्ति राज्य सरकार के माध्यम से होगी और कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है एक शब्द और यह शब्द निकल के आता है, कहता है कि अधिकतम 3 वर्ष है। अधिकतम कितने समय के लिए? 3 वर्ष है। तो अधिक से अधिक कार्यकाल 3 वर्ष तक एक्सटेंड करेगा। इससे पहले भी कार्यकाल को समाप्त किया जा सकता है, या आप स्वयं से त्यागपत्र देके अपने कार्यकाल को समाप्त कर सकते हैं। तो कार्यकाल अधिकतम 3 वर्ष का। कार्यकाल का निर्धारण राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, अभी तक जितने भी निकाय हम लोग स्टडी कर रहे थे उसमें राज्यपाल के पास कुछ ऐसी शक्तियां दी गई थी। यहाँ पे राज्यपाल के माध्यम के
उल्लेख ना होकर यहाँ पे राज्य सरकार का बार बार उल्लेख हो रहा है, यानी कि राज्य महिला आयोग पूर्ण रूप से राज्य सरकार के अधीन ही काम करता है। तो स्थापना होती है 26 अप्रैल 2013 को राज्य महिला आयोग अधिनियम 2004 का संज्ञान लेके, जिसमें संशोधन करा गया 2013 में। और संशोधन के साथ ही जो पहले की बॉडीज चल रही थी उनको कैंसिल आउट करके पूर्ण रूपेण एक महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की स्थापना करी गई है। और ये राज्य महिला आयोग का जो कार्यालय है वह प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। आगे की ओर बात कर लेते हैं। अब उद्देश्य क्या है? महिला आयोग के संरक्षण और कल्याण के लिए राज्य में चलाए जा रहे समस्त कार्य को निरीक्षण करना है। अब ध्यान दीजिए, भाषा को पढ़ लीजिए। भाषा क्या कहती है? भाषा ये कह रही है कि महिला अधिकार के संरक्षण, महिलाओं का अपना अधिकार है और महिलाओं के जो अधिकार हैं वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि मौलिक अधिकार जेंडर न्यूट्रल है, यानी कि जो अधिकार पुरुषों के हैं वही अधिकार महिलाओं के हैं। तो जो अधिकार आपके हैं वही अधिकार मेरे हैं, और जो अधिकार आपके और मेरे हैं, तो यदि आप महिला हैं तो वही अधिकार आपके भी और मेरे भी हैं। और अन्य कोई महिला है तो उसके भी वही अधिकार यहाँ पर काम करते हैं। तो एक संवैधानिक निकाय के अधिकार हो गए, उनसे अलग भी आपके जो अधिकार है। तो महिला अधिकार के संरक्षण, तो यहाँ पे मौलिक अधिकार नहीं बोला गया, अधिकार बोला गया। तो अधिकारों में उसके मौलिक अधिकार भी आ जाएंगे, महिला और उसके वैधानिक अधिकार भी आ जाएंगे। तो महिला अधिकारों के संरक्षण तथा कल्याण के लिए राज्य में चलाए जा रहे समस्त कार्यों का निरीक्षण करना है। तो इसका अर्थ यह हो गया कि राज्य में चलाए जा रहे हैं तो राज्य महिला आयोग की जो पेरीफेरी होगी या जो उसका सीमांकन कहा जाएगा वो राज्य के राजनीतिक मानचित्र बल के अनुसार ही करा जाएगा। तो हमने कहा था जो पॉलिटिकल मैप में यूपी का जो पॉलिटिकल मैप हो वो जहां जहां तक एक्सटेंड कर रहा है वहां वहां तक राज्य महिला आयोग की अपनी शक्तियां रहती हैं। तो अगर हम इस पॉलिटिकल मैप को एक बार फिर से देखते हैं, भाई तेरे को क्या हो गया, तो हम इस पॉलिटिकल मैप को फिर से देखते हैं। तो यानी कि राज्य महिला आयोग की शक्ति, राज्य महिला आयोग की शक्ति यहां से लेकर यहां तक और यहां से लेकर यहां तक, यानी कि पूरे यूपी में इसकी अपनी एक अथॉरिटी चलती है। तो राज्य महिला आयोग को ऐसा नहीं कि कोई क्षेत्र शून्य करा गया इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर, पूरे के पूरे राज्य में इसकी शक्ति का संचलन रहता है। संगठन देख लेते हैं कि राज्य महिला आयोग में कौन कौन है। तो यूपी के राज्य महिला आयोग में एक अध्यक्ष है जो वर्तमान के अध्यक्ष है, उनका नाम है बबीता चौहान। इसके साथ ही दो उपाध्यक्ष यहाँ पे महिलाएं लगी हुई हैं। उन उपाध्यक्ष महिलाओं का नाम आपको बताना है। उन उपाध्यक्ष महिलाओं में से एक महिला जो है वो यूपी के राजनीतिक इतिहास में एक चर्चित महिला रही है। मैं कह रहा हूँ यूपी के राजनीतिक इतिहास में एक चर्चित महिला वो वर्तमान समय में है। वो अपने आप को वर्तमान से जोड़ती है, लेकिन उनका राजनीतिक इतिहास भी यूपी के राजनीतिक इतिहास में पुराना है। अब उनका है या उनके परिवार का है, आप नाम इसको बताएंगे कि वो दो महिला उपाध्यक्ष यहाँ पर कौन कौन है। हम केवल उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं। उपाध्यक्ष यहाँ पे, अध्यक्ष जो है यहाँ पे इस समय राज्य महिला आयोग की, वो बबीता चौहान अपने आप में आती हैं और ये बीजेपी की पॉलिटिकल विंग में वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप से निकल कर आती हैं। 7 सदस्य होते हैं, 7 सदस्यों में एक एक सदस्य की हम व्याख्या देख लेते हैं। तो 7 सदस्यों में से एक सदस्य यानी कि एक जो महिला आएंगी वो आएंगी अनुसूचित जाति से, दूसरी महिला आएंगी अनुसूचित जनजाति से यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। फिर आ जाता है पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी से एक महिला आ जाएंगी, फिर अल्पसंख्यक समुदाय से एक महिला आ जाएंगी, फिर एक महिला ऐसी आएंगी जो विधिक अनुभव है अर्थात जिनके पास एक लीगल प्रैक्टिस का अनुभव है। इसके बाद आती है स्वयंसेवी संगठन अर्थात वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, यानी कि राज्य में जो स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से महिलाएं काम करती हैं और जो अपने आप में चर्चित और ख्याति प्राप्त महिलाएं होती हैं, उनमें से किसी एक की नियुक्ति यहाँ पे कही जाती है। एक आती है समाज कल्याण क्षेत्र से, ऐसी महिला जो समाज कल्याण के क्षेत्र में बहुत अधिक क्रियाशील रह चुकी हैं, एक्टिव हैं, वो इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ पर 7 महिलाओं में से एक महिला बनकर आती हैं। और इस प्रकार से ये 7 सदस्य यहाँ पर निकल के आते हैं। तो ये टोटल जो संगठन की दृष्टि से हमारे पास लोग आ गए, वो हमारे पास आ गए एक अध्यक्ष और प्लस 7, यानी कि टोटल हो गए हमारे पास संख्या हो गई 8। तो 8 महिलाओं का या 8 लोगों का ये एक संगठन है जो राज्य सरकार के अधीन काम करता है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ है। उसमें एक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल कास्ट, एक अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स, फिर एक आता है पिछड़ा वर्ग से, एक आता है अल्पसंख्यक वर्ग से, एक आते हैं विधिक निकाय से, एक आते हैं वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन स्वयंसेवी संगठन से, और एक समाज कल्याण के क्षेत्र से महिला आती है। इन सबकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो राज्य सरकार के द्वारा हो जाती है। और इस प्रकार से यूपी में राज्य महिला आयोग का ये संगठन या गठन हम लोग के सामने निकल कर आता है। कार्य क्या है? कार्य देख लेते हैं। महिला सुरक्षा से संबंधित वर्तमान विधिक प्रावधानों को, अब ये विधिक प्रावधान अर्थात लॉ एनफोर्समेंट, लॉ, विधिक प्रावधान अर्थात लॉ। तो अगर लॉ के अंदर किसी महिला के कोई अधिकार हैं तो ये कहा गया है कि महिला सुरक्षा से संबंधित वर्तमान विधिक प्रावधानों को
सुरक्षित करते हुए अन्वेषण करना, सुरक्षित करते हुए अन्वेषण करना, अन्वेषण अर्थात इन्वेस्टिगेट करना। तो राज्य महिला आयोग के पास एक पावर होती है कि वो किसी मैटर को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो महिला कल्याण के संबंध में, उसकी सुरक्षा के संबंध में यदि कोई विषय महिला आयोग के संज्ञान में आता है तो महिला आयोग फिर उस पर अपना एक अन्वेषण करता है। इसलिए आपने कई बार सुना होगा कि यदि कोई एक ऐसा क्राइम हो गया है जो अगेंस्ट किसी महिला के अगेंस्ट कमिट करा गया है, कोई एक अपराध किसी महिला के विरुद्ध हुआ है, तो आपने कई बार सुना होगा कि राज्य महिला आयोग की टीम या राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम उस स्थान पर पहुंची है और उन्होंने एक नोटिस जारी करा है किसको, संबंधित थाने को या संबंधित डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, और उस नोटिस में उनसे पूछी थी कि हमको अन्वेषण करके बताइए कि एक्चुअली में हुआ क्या है। इसके साथ साथ ही जो महिला आयोग की टीम होती है वो भी अपने स्तर से जाती है वहां पे उस पूरे मैटर का अन्वेषण या इन्वेस्टिगेट करके फिर वे अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य सरकार को, या राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आई तो संबंधित केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देती है कि यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा क्राइम अगेंस्ट महिला कमिट हुआ है, इसमें किसकी ये गलती थी। तो जब कोर्ट में कोई एविडेंस के रूप में जाता है तो उसमें राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट भी जाती है और राज्य महिला आयोग की रिपोर्ट के आधार पर जो उनका अन्वेषण हुआ है उसको एक लीगल ऑथेंटिकेटेड प्रमाण माना जाता है। उसके आधार पर भी केस को आगे के लिए चलाया जाता है। दूसरा, राज्य सरकार को महिला सुरक्षा के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट बनाकर देना। तो महिला की सुरक्षा किस प्रकार से हो सकती है, वर्तमान परिस्थितियों में हम किस प्रकार के और प्रावधान कर सकते हैं कि महिला और अधिक सुरक्षित हो, इसके संबंध में भी जो जो उपाय उन लोगों की समझ में आते हैं वे एक रिपोर्ट के माध्यम से राज्य सरकार से संवाद करती है और फिर अनुशंसा कर देती है। तीसरा, महिला सुरक्षा के संबंध में किस प्रकार के प्रावधानों की आवश्यकता है, इसकी रिपोर्ट और अनुशंसा राज्य सरकार को कर देना। तो कौन कौन से प्रावधान महिला आयोग की समझ से इस परिप्रेक्ष्य में होने चाहिए कि महिला और सुरक्षित और समावेशी होने चाहिए, इसके संबंध में भी वह अनुशंसा किसको करते हैं, तो राज्य सरकार को करते हैं। तो पहला आता है महिला सुरक्षा के संबंध में जो वर्तमान के लॉ एनफोर्समेंट है, विधिक प्रावधान है, उनको देखना, समझना, इन्वेस्टिगेट करना। महिला सुरक्षा के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट बनाकर सरकार को देना। जब वार्षिक रिपोर्ट सरकार को बनाएंगे तो उसी में प्रावधान और अनुशंसा करेंगे कौन कौन से प्रावधानों की वर्तमान बदलती परिस्थितियों में आवश्यकता रहती है। जैसे कि अपना चलता है 112, ये डायल 100 के अगेंस्ट जो 112 आया था, तो इसका उल्लेख भी राज्य महिला आयोग ने अपनी उसमें करा था कि महिलाओं के लिए भी एक सेपरेट लाइन में उसमें व्यवस्था रहनी चाहिए। आगे की ओर बात करते हैं। राज्य में होने वाले महिला अत्याचार के विषयों का तथा त्रुटिपूर्ण नियमन एवं विनियमन को उचित प्राधिकरण के संज्ञान में मिलना। ध्यान दीजिए, अब राज्य में होने वाले महिला के विरुद्ध अत्याचार, कोई अत्याचार हो गया, किसी प्रकार का कोई अपराध किसी महिला के विरुद्ध आ गया, तो विषय को तथा त्रुटिपूर्ण नियम और विनियमन, त्रुटिपूर्ण नियम और विनियमन, रूल्स एंड रेगुलेशन। तो त्रुटिपूर्ण बोले भाई ये नियम ठीक नहीं था, अगर ये नियम यहाँ नहीं होता तो ये अपराध नहीं होता या महिला के विरुद्ध अत्याचार नहीं होता। और विनियमन, अगर रेगुलेशन इस प्रकार से हो जाता तो भी ये अपराध को उचित प्रकार से हम टैकल कर सकते थे, यानी कि इसका उत्तरण हम इस प्रकार से दे सकते थे। ये त्रुटिपूर्ण है इसलिए इसके संबंध में भी उचित प्राधिकरण के संज्ञान में लेके आना। तो वो जो उचित प्राधिकरण होता है महिला अधिकार के संबंध में, उसके पास ये विषय को लेके आते हैं, चाहे वो राज्य के डीजीपी हो, राज्य की सरकार हो, या कोई संबंधित जिला अधिकारी हो, प्राधिकरण हो, उसके संबंध में विषय को लेके आना और वहां पर जाकर महिला के अधिकार को या उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना। दूसरा, महिला कारागार प्रकोष्ठ, कारागार में जो वुमेन सेल होती हैं, अस्थायी आवासीय सुविधा, कहीं पर किसी महिला को या समूह ऑफ महिला को रखा गया है तथा अन्य किसी आवासीय परिसर का निरीक्षण करना। बाल सुधार गृह हो गए, इसी प्रकार से महिला सुधार जो गृह होते हैं उन परिसर का निरीक्षण करना और सुधार संबंधी अनुशंसा करना और उसमें किस प्रकार से सुधार करा सकता है, यह भी काम राज्य महिला आयोग का राज्य के स्तर पर रहता है। तो इस प्रकार से ये 5 काम हम लोग के समक्ष आते हैं जिसमें हमारे पास राज्य में होने वाले महिला अत्याचार के विषयों को जो संबंधित प्राधिकरण है, अथॉरिटी, उसके संज्ञान में लेके आना और बताना कि ये रूल्स और रेगुलेशन अपने आप में त्रुटिपूर्ण है, इनको हमको बदलने की आवश्यकता, उसके संबंध में अनुशंसा करना। महिला कारागार प्रकोष्ठ, जो महिला कारागार, जो कारागार में जो महिला प्रकोष्ठीय सेल होती है उसका औचक निरीक्षण करना। अस्थायी आवासीय सुविधा, कहीं और पर महिलाओं या उनके समूह को रखा गया तो उसका औचक निरीक्षण करना। इसके साथ ही आवासीय परिसर का, इसके साथ ही कोई और आवासीय परिसर है जिसमें महिला सुधार गृह भी आते हैं, उनका औचक निरीक्षण करना, फिर उनका पूरा अन्वेषण करना और वहां पर जो जो त्रुटियां मिलती हैं उससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को और उस संबंध में जो अनुशंसा है वह भी राज्य सरकार को भेजना। यह महिला आयोग का कार्य हो जाता है। तो कुल मिलाकर जो हमारे पास अभी तक समझ में आया उसके अनुसार राज्य महिला आयोग हमारे पास एक संवैधानिक
बॉडी नहीं है, ये एक विधिक संविधिक संस्थान अर्थात स्टैट्यूटरी बॉडी है। यूपी में जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की स्थापना होती है वो 26 अप्रैल 2013 को होती है। इसका अधिनियम 2004 में आया था, उसमें संशोधन करके राज्य महिला आयोग की स्थापना वर्ष 2013 में कही जाती है। ये 8 महिलाओं का एक संगठन है जिसमें 1 महिला होंगी और 7 अन्य सदस्य होते हैं। उसमें से एक सदस्य आते हैं शेड्यूल कास्ट से, दूसरी सदस्य महिला आती है शेड्यूल ट्राइब से, तीसरी सदस्य महिला आ जाती है पिछड़ा वर्ग आयोग से, चौथी सदस्य महिला आ जाती है अल्पसंख्यक वर्ग से, फिर इसके पास एक आती है विधिक निकाय से जिनके पास लीगल नॉलेज है, फिर एक आती है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्वयंसेवी संगठन से, और एक आती है समाज कल्याण या महिला कल्याण, महिला समाज कल्याण के अपने अनुभव के आधार पर। इस प्रकार से 8 महिलाओं का एक संगठन हो जाता है। राज्य सरकार के अधीन ही अपने आप में काम करता है और संबंधित कार्य राज्य महिला आयोग के रहते हैं। इसमें जब ये पूरे वर्ष में अपने कार्यों का लेखा जोखा रहता है तो उसके आधार पर ये अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट में कुछ अनुशंसाएं राज्य सरकार को करता है और इस प्रकार से यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित कर दी जाती है। अब आपको ये बताना है कि अगर यह रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित करी गई तो क्या यह राज्य सरकार को जो रिपोर्ट दी गई है यह राज्य की विधानसभा या विधानमंडल के पास आती है या नहीं। ये आपका दूसरा होमवर्क हो जाता है। अब भी आपका कोई प्रश्न है राज्य महिला आयोग के संबंध में तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं उसका सुगम उत्तर आपको उचित रूप से प्राप्त करवाने का प्रयास यहाँ पे करता रहूंगा। अब हम अगले लेक्चर्स में, अगले 2-3 लेक्चर्स में क्या करेंगे, जो यूपी पॉलिटी की सीरीज है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग स्टडी करते हैं। यहाँ पे जो हमारे विधिवत कन्वेंशन लेक्चर्स है यूपी पॉलिटी के ये अपने आप में पूर्ण होते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसके बाद ही आपके कोई ऐसा प्रश्न है जो आपके मन में है और आपको लगता है कि आप मुझसे पूछना चाहिए तो आप स्वतंत्र मुझसे पूछने के लिए। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद और नमस्कार।